बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की खबर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दीगर सियासी जमातों को साथ मिलाकर एक अलायंस बनाने की कोशिश की गई और इस सिलसिले में इस्लामाबाद में 2 रोजा कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं अपोजिशन की वो उसमें शामिल तो जरूर हुई, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जो पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी तरफ से फ्यूचर में बनाए जाने वाले जो अलायंस है अपोजिशन का, उसमें शमूलियत से तकरीबन इनकार ही किया है और उनने इस हवाले से वजाहत भी जारी कर दी है और उनका कहना है कि जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हम अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब फ्यूचर में क्या अपोजिशन अलायंस बन सकता है और अपोजिशन अलायंस ना बनाए जाने की बने जाने की वजूहात क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। आज एक बड़ा इंसिडेंट हुआ कोड़ा खटक में, दहशतगर्दी का एक बड़ा सानहा रुनमा हो, उसमें बहुत से लोग जो हैं वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। आखिर ये दहशतगर्दी के वाकयात फिर से क्यों शुरू हो गए हैं? पाकिस्तान में एक वक्त में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, अब दोबारा क्यों सर उठा रही है और हुकूमत इस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए क्यों कामयाब नहीं हो पा रही? ये भी बड़ा अहम जो है इशू है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ वफाकी काबीना में भी इजाफा कर दिया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि एक साला जो पार्लिमानी दौर जो मुकम्मल होने पर जो कौमी खजाने से खर्च होने वाली जो रकम है उसके जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, उसके बाद हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनसे भी पूछेंगे कि हुकूमत की कारकर्दगी को जो है वो किस नजर से देखते हैं। इस हवाले से आज बड़े 2 अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे मेहमान हैं, उनसे हम इन तमाम मौजू और इनसे जुड़े हुए दीगर जो इश्यूज हैं उन पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते चले। हमारे साथ पहले मेहमान हैं राहील नवाज सवाती साहब, पाकिस्तान की सहाफत का एक बड़ा नाम, मुख्तलिफ इश्यूज पर बड़ी खुलकर बात करते हैं, इनके तज़किये और तबसरों पर जो है वो खसूसी जो है ये अहमियत के हामिल इनको समझा जाता है। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो भी जावेद नूर साहब हैं, आपका भी तल्लुक शोबा सहाफत से है और मौजूदा इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस हवाले से होने वाली रूनमा होने वाली जितनी भी तब्दीलियां हैं उस पर भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं। सबसे पहले राहील नवाज सवाती साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा कि इस वक्त जो अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही थी, तो अब उसके बाद जेयूआई का जो मौकफ सामने आया है उससे लगता नहीं है कि अपोजिशन फ्यूचर में कहीं पे को मिल सके, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो रही और जेयूआई की तरफ से कहना है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो पूरे नहीं हुए या उनको कंसीडर नहीं किया गया? तो कौन से जेयूआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसको खत्म कर ले तो पीटीआई एक बड़ा अलायंस बना के हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है? बहुत शुक्रिया जी आपका मिर्जा साहब। इसमें सबसे पहले जो आपने कहा कि अपोजिशन के अलायंस की बात करें तो अपोजिशन के अलायंस में इस वक्त अगर हम ये देखें तो कौन कौन सी जमातें हैं। सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम, वो कभी इनके साथ होती है कभी कुछ फासला इख्तियार करती है। उसके अलावा महमूद खान अचकज़ई की पश्तूनख्वा मैप इनके साथ है और अब हमें देखा है कि शायद खाकान अब्बासी की जो नई जमात है वो इनके साथ शामिल हुई है। तो एक तो सबसे बड़ी बात जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप ये देखिए कि वो खुद इंतशार का शिकार है और बड़ी बुरी तरीके से इंतशार का शिकार है। उसके अपने जो रहनुमा हैं वो आपस में एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते और बजाय इसके कि वो अपोजिशन का किरदार अदा करें, वो विद इन द पार्टी के अंदर ही एक दूसरे की अपोजिशन कर रहे होते हैं। तो जो पार्टी खुद इंतशार का शिकार हो वो किसी को मुत्तहिद कैसे कर सकती है? जी बिल्कुल। एक नुकता तो इसमें दूसरा मैं मजीद ही कहना चाहूंगा कि जो दीगर पार्टी हैं, आप ये देखिए कि मौलाना साहब इस वक्त वो बहुत सेफ अंदाज में खेल रहे हैं और अगर आप ये देखें कि जब जरूरत पड़ती है तो वो हुकूमत पर दबाव डालकर अपना कोई ना कोई मकसद हासिल करते हैं और इसी तरीके से उन्होंने जो अपोजिशन है खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ भी एक ऐसा ताल्लुक रखा हुआ है कि कभी उनके साथ होते हैं और जैसे कि इस दफा इजलास था उसमें उन्होंने उस तरह से शिरकत नहीं की तो वो बड़े मोहतात अंदाज में और दोनों तरफ जो है ना उन्होंने एक तवाजुन रखकर वो आगे चल रहे हैं और यही मौलाना की सियासत का खासा है। महमूद खान अचकज़ई की हम बात करें,
تو پاکستان میں اور دیگر علاقوں میں صوبوں میں تو ان کی نمائندگی نہیں ہے. بلوچستان میں ان کی جماعت ہے اور وہ بھی صرف پشتون بیلٹ میں ہے, اور پشتون بیلٹ میں بھی جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ ان کی مخالف پارٹی کے طور پر جانی جاتی ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں اور صوبوں کے اندر ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. اور آخر میں صرف اتنے اس پہ کہوں گا کہ جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کی ایک بڑی شکایت خیبر پختونخوا کے انتخابات میں یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کو غلط طریقے سے جمعیت کی نشستیں بھی دی گئی. جمعیت کی نشستیں بھی کی, یعنی کہ ان کا جو گزشتہ الیکشن تھا اس پر ان کے تحفظات ہیں. تو کیا مولانا صاحب ابھی خیبر پختونخوا حکومت میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں, یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی ان کے ایشوز ہیں؟ ایک تو ابھی تو آپ نے نشاندہی کر دی کہ جو گزشتہ الیکشنز ہیں وہاں پہ مولانا صاحب کا تحفظ اس حوالے سے وہ بالکل واضح ہو چکا تھا کہ ان کی جیتی ہوئی سیٹیں ان کو دیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے مولانا صاحب کو ساتھ ملانے کے لیے؟ اب حکومت تو چھوڑنے سے رہے پی ٹی آئی, تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے کہ مولانا صاحب کو ساتھ ملا سکیں؟ دیکھیے مولانا صاحب صوبے میں تو شاید کوئی حصہ لینے کی بات نہیں کریں گے, نہ اس سے مطمئن ہوں گے, اور وہاں پر تو ان کا موقف اس قسم کا نظر آتا ہے کہ وہاں کی وزارت اعلیٰ پر ہی ان کا حق ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم پر اکتفا کریں گے. البتہ جو مرکزی حکومت ہے اس پر وہ دباؤ ضرور رکھتے ہیں کہ وہاں سے اگر ان کے کچھ مقاصد حاصل ہوتے ہیں تو وہ اس جانب ضرور جائیں گے. صوبے کے اندر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی حصے پر اکتفا کریں گے. جی بالکل. رحیل نواز ساتھی صاحب نے اپنا موقف دیا. جوید صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اپوزیشن الائنس بن سکتا ہے؟ اور ابھی تک اپوزیشن الائنس کے حوالے سے تو کچھ چیز واضح نہیں ہے, لیکن اگر الائنس نہیں بن سکتا تو پھر حکومت اتنی پریشان کیوں ہے؟ کیوں اس وقت جو ہے اسلام آباد میں ان کو کانفرنس کرنے نہیں دی گئی, کسی ہوٹل میں ان کو جگہ نہیں مل سکی, پھر اس کے بعد جو ایک جگہ ان کو ملی تھی وہاں اس کو بھی سیل کر دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں حکومت جو ہے وہ اس قسم کے اقدام اٹھاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو انٹرنیشنل سطح پر جو ہے ان کو پذیرائی مل رہی ہے؟ کل ہم نے دیکھا کہ تقریباً تمام جو ملکی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی اور 2 روزہ کانفرنس ہوئی, اعلامیہ جاری ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں جہاں حکمران جماعت ہوتی ہے وہاں پر ایک مضبوط اپوزیشن ہونا بھی ضروری ہے. اور اپوزیشن اگر مضبوط ہوگی تبھی جمہوریت مضبوط ہوگی. اور اپوزیشن کا کام ہے حکومت کے جو غلط کام ہے یا غیر آئینی کام ہے, کوئی غیر قانونی اقدامات ہے تو ان پر تنقید کرے. کل ہم نے دیکھا کہ تقریباً تمام جماعتیں جو اپوزیشن کا اجلاس تھا اس میں موجود رہی, اس پہ اظہار خیال بھی ہوا, صحافی بھی اس میں تھے, مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی تھے, بڑے کھل کر جو ہے وہ بات بھی ہوئی. لیکن جو جماعتیں ہیں وہ مختلف نظریات رکھتی ہیں اور مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوا, اس پر جے یو آئی نے دستخط نہیں کیے, لیکن باقی جماعتوں نے دستخط کیے. لیکن ایک پلیٹ فارم پر اپوزیشن کا متحد ہونا جو ہے بڑا مشکل رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اکٹھے بیٹھنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن کوئی تحریک چلانے کی بات ہو یا باقاعدہ کوئی حکمت عملی طے کرنی ہو, اس میں ہمیشہ اس طرح سے رائے رہا ہے. اور مختلف جو نظریات ہیں مختلف اپوزیشن جماعتوں کے, اس پر کوئی بھی جماعت جو ہے کمپرومائز نہیں کر رہی اور ایک دوسرے کے لیے اتنی اسپیس نہیں بنا رہی. تو اس لیے مستقبل قریب میں تو ایسا کوئی بڑا اتحاد دکھائی نہیں دیتا, لیکن آگے چل کر ممکن ہے کہ یہ اتحاد جو ہے اگر ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے اور ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کی جائے تو یہ جو ہے وسیع تر اتحاد ہو. دوسری آئے تو آپ نے کہا ہے کہ حکومت خوفزدہ ہے, تو بالکل درست آپ کی بات ہے. اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا گیا ہے, اس کی وجہ سے حکومت پریشان کی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جس طرح سے قانون سازی ہو رہی ہے وہ قانون سازی بہت اجرت میں ہو رہی ہے, اور جس طرح کا قانون اور بعض دیگر قوانین منظور کیے گئے تو اس پر پارلیمنٹ جو ہے صرف اس نے منظوری کی, جو ہے وہ اسٹیمپ لگائی, یعنی ربر اسٹیمپ کے طور پہ پارلیمنٹ کو ہم نے دیکھا, بجائے اس کے کہ ان قوانین پر طویل بحث ہوتی, مباحثہ ہوتا, اظہار رائے ہوتی, مشاورت کی جاتی. چٹ پر جو ہے منٹوں میں قانون آئے گی اور جو مروجہ روایات ہیں, قواعد ہیں, انہیں کمیٹیز میں بھیجا جاتا ہے اور ان کے پلس مائنس پوائنٹس ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں اور اس پر پھر طویل بحث کے بعد پھر قانون منظور ہوتا ہے. کیونکہ قانون جو ہے برسوں کے لیے نہیں صدیوں پر محیط ہوتا ہے, اور ایک قانون بن جائے تو پھر وہ بہت طویل عرصے تک جو ہے وہ قائم رہتا ہے قانون. تو اس قانون کو بناتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں قوانین بغیر کسی بحث و مباحثے کے جو ہے منظور کر دیے گئے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جہاں مہنگائی ہوئی اسے سب نے تسلیم کیا, اور اسی مہنگائی کو تسلیم کرتے ہوئے
जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा हुआ, जबकि अवाम अन्नास की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। जो सरकारी मुलाजमीन है और टैक्सेस में मजीद इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि दो मामला ऐसे रहे, यानी एक तो जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ और अपोजिशन की जानिब से उस पर तनकीद हुई, लेकिन जब स्पीकर ने ये बात कही कि अगर कोई रुकन जो है वो तनकीद करने वाला अगर वो समझता है कि तनख्वाह लेना गलत है और क्योंकि अवाम अन्नास पे पहले ही बोझ है और इन तनख्वाहों से मजीद बोझ जो है वो बढ़ जाएगा, तो इस पर स्पीकर ने कहा कि लिख कर दे दिया जाए कि जो बड़ी तनख्वाह नहीं देना चाहता पुलिस से, लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर हमने देखा कि अब जो है कल काबीना में तौसीक की गई और अब तकरीबन 50 रुकनी काबीना बन गई, यानी 50 और एक वजीर और 3 वजीर मुमलिकत वो कल नहीं पहुंच सके ट्रैफिक जैम की वजह से, तो हालत पदारी की तकरीबन उनकी शिरकत नहीं हो सकी। तो अगर वो भी शरीक हो जाए तो 52 उतनी काबिना हो जाएगी, तो ये भी खजाने पे बोझ है। अब तक की क्या परफॉर्मेंस है और इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि जो मजीद गुजर आ जाएंगे तो उसके बाद जो है बिल्कुल जब मजीद गुजर आ जाएंगे तो कौमी खजाने पे यकीनी तौर पर जो है वो बोझ बढ़ेगा। इस पर भी बात करेंगे, बिल्कुल जरूर करेंगे। जहां तक पार्लियामेंट की बेतौकीरी की आपने बात की, वहां पे मेरे ख्याल में इस वक्त जो अपोजिशन की दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी बड़ा अहम रोल है हुकूमत के साथ साथ। जहां पे उनके अपने मफाद की बात आती है तो वहां पे वो मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जहां पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात आती है तो फिर उनके नजरियात आड़े आ जाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि तनख्वाहों में इजाफे की बात, उसमें भी आपने जिसका हवाला भी दिया कि अपोजिशन भी उसके साथ ही पीका एक्ट हमने देखा कि उसमें भी अपोजिशन की तरफ से उस तरह से मौसर आवाज नहीं उठाई गई। अपना रहीलवा स्वाति साहब ये बताइए कि अभी जो नई काबीना बन चुकी है और उसमें मजीद इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस वक्त जो पार्लियामानी साल की एक रिपोर्ट आई है उसमें जो पार्लियामेंट के जो इखराजात हैं उसमें भी बड़ी हद तक इजाफा हो चुका है। जो गुज़श्ता साल में 43 मिलियन की जो रकम थी वो बढ़कर 136 मिलियन तक जो है वो पहुंच चुकी है। तो अब ये जो एक साइड पे हुकूमत जो है वो सादगी की बात करती है, एक साइड पे इखराजात कम करने की बात करती है, फिर काबीना की फौज जफर मौज भर्ती कर ली गई है, तो कौन से ऐसे इश्यूज हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो मौजूदा काबीना जो थी इससे पहले यानी कि कल से पहले जो लोग थे वो हल नहीं कर पा रहे थे? कौन से ऐसे इश्यूज थे कि जब नई काबीना है इसके जरिए हुकूमत हल करना चाहती है? देखिए इसमें एक हम देखें जो आइन में है काबीना का एक जो साइज है मखसूस है कि कितने जो हमारी पार्लियामेंट है उसका कितने अरकान पे मुश्तमिल हमारी काबीना हो सकती है। हम अक्सर जो है ना उसकी वायलेशन करते हैं, खिलाफ वर्जी करती हैं हमारी हुकूमतें और उसको देखा नहीं जाता, नजरअंदाज किया जाता है। ये बात अपनी जगह। और फिर ये जो इखराजात हैं यकीनी तौर पर ये भी ठीक नहीं है। हाँ, ये अगर इखराजात जरूर करते और यही इखराजात करें, लेकिन जैसे कि जावेद नूर ने कहा कि अगर उसी हिसाब से ये पार्लियामेंट की तौकीर का भी ख्याल रखें, कानून साजी भी हो और अवाम उन्नास के लिए कानून साजी हो तो वो एक बहुत बेहतर होगा। लेकिन यहां पर हम ये देखें कि पाकिस्तान की जो भी पॉलिसियां हैं वो अशराफिया के लिए बनती हैं, अवाम उन्नास के लिए नहीं बनती। तो उस हवाले से ही अभी भी जो हुकूमत है काफी हद तक उस तरह से काम कर रही है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि वजारतें अगर आप देखें, एक तनकीद ये भी आती है कि वजीर आजम अगर मतलब वजीर नहीं होंगे तो वो वजारतें वजीर आजम के पास होती हैं। तो उसमें फिर ये कहा जाता है कि जी जो वजीर आजम उन्होंने तमाम इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। तो इसमें रहील साहब ये भी तो हो सकता है कि जैसे हमने देखा कि बहुत से ऐसे वजीर हैं जिनके पास 2-2, 3-3 वजारतें भी हो सकती हैं। अब बहुत सी ऐसी वजारतें हैं जिनके साइज बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन एक अलग से हमने माजी में देखा कि ये वजारतें जो है वो दूसरों को नवाजने के लिए उनको अलग-अलग से बनाया गया, फिर वो उनको कंपाइल भी हमने देखा फिर हुआ, फिर उसके बाद दोबारा उनको अलग से एक नई वजारत बना दी गई। तो एक वजीर के थ्रू जो है वो अगर पूरा एक साल गुजर गया है, एक वजीर वही वजारतें हैं, वही लोग थे जो उसको चलाते रहे, तो अब इनके आने से क्या आप समझते हैं कि जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो बेहतर हो जाएगी? देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि ये तो अमूमी तौर पर सियासी किस्म की मामलात होते हैं। इसके जो है ना यानी कि मकसद नहीं होगा, अमूमी तौर पर ये है। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देखें कि इस वक्त जो हमारे वज़रा है काम करें, वफाकी हुकूमत को 1 साल हो गया है। 1 साल में हमने जो अपनी मईशत है उसको संभाला है। उसमें आप देखिए कि मुख्तलिफ वजारतों ने अपना हिस्सा डाला है। तवानाई की वजारत है, अगरचे आइडियल नहीं है लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर काम नहीं हुआ, तमाम वजारतों में काम हुआ। एक बड़ी अहम बात यह है कि आप देखिए 1 साल होने के बावजूद किसी किस्म का कोई स्कैंडल
सामने नहीं आया। और दूसरी अहम बात यह है कि जो वजारतें हैं, वजीरों का तसलसल, ये भी पॉलिसियों के तसलसल में आता है। अगर वज़रा को तब्दील करते रहा जाए तो फिर कारकर्दगी पर फर्क पड़ता है इससे। लेकिन एक साल की अब तक की जो कारकर्दगी है, आइडियल अगरचे नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ इस हद तक तसल्ली बख्श जरूर है कि तमाम वजारतें न सही, बहुत सी जो मरकजी वजारतें हैं वो निस्बतन अपना काम बेहतर कर रही हैं और सब दुरुस्त है। लेकिन बात वही है कि ये अशराफिया के हिसाब से हमारी पॉलिसीज बनती हैं, उसी तनाजुर में तमाम इकदाम किए जाते हैं। अवाम उन्नास के हवाले से उस किस्म की सहूलियात नहीं दी जाती हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन मौजूदा जो काबीना है, अब तक कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया और कुछ न कुछ परफॉर्मेंस उन वजारतों में रही है। यानी कि आपके ख्याल में कि मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है उसकी कारकर्दगी गो के बहुत अच्छी नहीं, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं आपकी नजर में। जावेद साहब, अभी हम देख रहे हैं कि इमरान खान के एक पुराने साथी थे खटक साहब, अब उनको भी हुकूमत में शामिल किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये मामलात किस तरफ है, क्या मकसद है? उनको खटक साहब, परवेज खटक साहब को हुकूमत में क्यों शामिल किया जा रहा है? दुरुस्त आप कह रहे हैं कि ये बात जो है बड़ी रचनात्मक है और इसमें क्या हुकूमत की पॉलिसी है कि एक ऐसी शख्सियत को भी अब काबीना में शामिल किया जा रहा है जो साबिक वज़ीर आला भी रहे, खैबर पख्तूनख्वा के साबिक हुकूमत में वज़ीर दिफा भी थे और अपोजिशन में थे, और उसके बाद फिर वो किसी ऐसी जमात में शामिल नहीं है, हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है और कोई वाज़ेह तौर पर कोई उनकी ऐसी वजह दिखाई नहीं देती कि उन्हें शामिल किया गया है। तो अब जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुशीर है, एक तो तौकीर शाह है, परवेज खटक है और मोहम्मद अली है, उन्हें इस काबीना में बतौर मुशीर शामिल किया गया। तो बड़ी हैरतअंगेज सूरत-ए-हाल है। और इस वक्त अगर हम इस तरह बात करें वफाकी काबीना के हवाले से, तो वफाकी काबीना के अरकान की तादाद जो है वो 49 तक पहुंची और 3 अरकान अगर मौजूद होते तो ये 52 हो जाती। और इसमें आपके देखें कि जो आइन का आर्टिकल है 192(1), उसके मुताबिक आइन ये कहता है कि वफाकी वज़रा और रियासती वज़रा की कुल तादाद जो है पार्लियामेंट यानी कौमी असेंबली और सेनेट के जो कुल अरकान हैं उनकी 11% से ज्यादा नहीं हो सकती। इस वक्त कौमी असेंबली के जो अरकान की तादाद है या जो नशिस्तें कह दें तो वो पहले से कम हुए हैं, यानी पहले जो है वो 342 थी, अब 336, और जो सेनेट है उसके अरकान की तादाद जो है पार्टी के अरकान की तादाद कम होने के बाद 104 से कम होकर 96 हो चुकी है। तो इसकी हम औसत निकाले तो कोई 47 के करीब या 48 के करीब अरकान बनते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर 3 वज़रा मजीद जो लेने का बहुत इरादा रखती है जो उन्हें शामिल करते हैं तो 52 तादाद बनती है। तो ये जो आइन में दी गई तादाद है जो उससे ज्यादा मामला जो है बढ़ जाएंगे। अभी तकरीबन आप कह सकते हैं कि किसी हद की तादाद जो है वो बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ये सूरत-ए-हाल जो है इसमें एक तो ये बात है कि क्यों तादाद बढ़ाई जा रही है और इस पर कई जो नए वज़रा हैं जिन्हें आज जो है वज़ीर-ए-आज़म ने नाशकते में बुलाया था आज सुबह, उनका ये कहना है कि जो कारकर्दगी वज़रा है जिनके पास एक से ज्यादा विजारतें हैं उनकी कारकर्दगी मुतासर हो रही है क्योंकि उनकी तवज्जो नहीं है। और जब मजीद वज़रा दिए जा रहे हैं, वफाकी वज़रा, वज़ीर ममलिकत, मुशीर हैं और इसके साथ जो है मौदनीन भी हैं, ये जो अच्छा, इस हवाले से अगर ये कहा जाए कि नई जो काबीना में मजीद इजाफा किया जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम खुद अपनी 1 साला कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, क्या ये दुरुस्त है? असल में जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश है कि उन्हें जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी जाए। और इसमें देखें कि हुकूमत की जो सबसे बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी तो इसमें शामिल नहीं है काबीना में, तो उनको क्या शामिल करने की कोशिश की गई थी? अगर कोशिश की गई तो वो बराबर क्यों साबित नहीं हुई? पीपल्स पार्टी इस वक्त काबीना में क्यों नहीं शामिल हो रही? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे थे, कई मरतबा कोशिश हुई और काबीना में तौसीक की बातें जो है कई माह से हो रही थी और कई दफा पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पर तैयार नहीं हुई कि वो वजारत ले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो भी अगर कोई हुकूमत की मंफी चीजें हैं या हुकूमत की कारकर्दगी अगर उस पर अवाम अदम इत्मीनान करते हैं तो वो बोझ जो है वो मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नवाज ही उठाए और पीपल्स पार्टी ये बोझ ना उठाए। और पीपल्स पार्टी इस बात की भी ख्वाहिशमंद है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी शामिल रहे और मुतबादिल क़यादत के तौर पर भी रहे। और अगर अगले इंतखाबात में अवाम जो है जब एहतसाब की बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी जो है यह कहना चाहती है कि वजारतों का बोझ इस पर नहीं था और जो भी कारकर्दगी अगर जो है मनफी कारकर्दगी अवाम समझते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी रहेगी 5 बरस बाद, तो पीपल्स पार्टी जो है अपना दामन बचाने की कोशिश करेगी।
पर हम बात करें दीगर सूरों की, तो बार बार जो है वज़ीर आज़म ने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस बात पे आमादा करें कि वो भी काबीना में शामिल हो जाएं। सिर्फ जो है वज़ीर ख़ारजा से लेके और दीगर जो भी आम पोस्टें हैं या वज़ारतें हैं वो उन्हें दी जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है राज़ी नहीं हुई। और जो कल तकरीब हुई थी हैदराबाद की, तो उससे पहले भी उन्हें राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो राज़ी नहीं हुई। उन्हें कई शिकायत की हैं जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, और तवक्को ये की जा रही है कि एक आध रोज में आज भी मुमकिन है या एक आध रोज में वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत की मुलाकात होगी, और जो पीपल्स पार्टी के खदशात है खासतौर पर पंजाब के हवाले से, तो उन खदशात पर भी बात होगी कि ये खदशात दूर की जाए, शिकायत दूर की जाए। जी बिल्कुल, आपका मौक़िफ़ आ गया है कि इस हवाले से हुकूमत कोशिश करेगी कि पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सके। एक बड़ा और अहम इशू है, उस पर जरूर बात करनी है हमने कि इस वक्त जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो इशू था ये तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कुछ अरसा से फिर दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है, मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। रहील साहब, आज भी एक बड़ा इंसिडेंट हुआ अपोड़ा खटक में जुमा की नमाज के बाद, वहां पे एक जो धमाका हुआ उसमें बहुत से लोग जो हैं वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। आपकी नजर में कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि दहशतगर्दी फिर दोबारा सर उठा रही है? दहशतगर्दों को तो खत्म कर दिया गया था, तो अभी ये इसके पीछे कौन से ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में जो अमन अमान है उसको कायम रखने में जो है वो रुकावट है? देखिए, आप दहशतगर्दी की जो ज्यादा वारदातें हैं, जो वाकयात होते हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा है और दूसरा बलूचिस्तान, और इन दोनों का ताल्लुक है अफगानिस्तान की सरजमीन से। आप ये देखिए कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसको भी वहां पर महफूज ठिकाने हैं अफगानिस्तान में। इस तरह से बलूचिस्तान में अमूमी तौर पर BLA दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करती है, तो BLA के भी आप ये देखिए कि वहां पर उसकी अप्रोच वहीं अफगानिस्तान तक होती है, और ये मुतालबा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। और एक बड़ी अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, मौजूदा हुकूमत भी PTI की है, और जब वफाकी हुकूमत थी वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उस जमाने में जो TTP है उनके जो दहशतगर्द उनको जेलों से रिहा भी किया गया और उनको पाकिस्तान में आने की इजाजत भी दी गई, और अब वो यहाँ पर आके अपने आप को मुनज़्ज़म कर चुके हैं। तो दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह ये भी है। ठीक है, दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह ये भी है। तो जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो सरहदी इलाका है वहां पर जो जितनी भी मुल्क दुश्मन सरगर्मियां हो रही हैं, या जो पीछे उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका कला कमा कैसे किया जा सकता है? क्या हुकूमत और जो इस वक्त जो अफवाज पाकिस्तान है उनके इक़दामात बराबर क्यों साबित नहीं हो रहे? इसमें कई चीजें हैं, और इसमें बुनियादी तौर पर जिस तरह उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान से रोहिका मुल्क है, यानी हम हमारे हमसाये में अफगानिस्तान है और बलूचिस्तान की सरहदें भी मिलती हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की भी सरहदें जो है मिलती है अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, और अफगानिस्तान में दहशतगर्द या दहशतगर्द नेटवर्क जो है वो मौजूद रहते हैं भी अपनी जगह, और दहशतगर्दी के वाक़यात कभी कम हो जाते हैं कभी ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम बात करें गुज़िश्ता बरस अक्टूबर की, तो इस हवाले से इस्लामाबाद में एक बैंक है, पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हम अक्टूबर 2024 की बात करें तो पाकिस्तान के 4 सूबों में 28 अजला में 48 दहशतगर्द हमले हुए, और इसके नतीजे में 100 अफराद जो है वो अपनी जान से गए, 80 जो है जख्मी हुए, और उनमें ज्यादातर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले हुए, और ये तादाद जो है अब बढ़ी भी है, और रवा वाली ये सूरत हाल है। और हमने देखा कि गुज़िश्ता मादी तरह के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में जो है रुनुमा हुए हैं, और जो आज का हालिया जो वाक़या है ये बहुत ही तशवीशनाक है, और इससे अंदाजा हो रहा है कि दहशतगर्दी जो है वो बड़ी तेजी के साथ इसमें इजाफा हुआ है। और एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो नौशहरा में मदरसा तानिया के बड़े अहम रहनुमा मौलाना हामिद हक, उस समेत 4 अफराद की शहादत के अब तक जो है वो तस्दीक हुई, तो बहुत ही अफसोसनाक काबिल मुसब्बत वाक़या है। इसमें बुनियादी तौर पर कई अवामिल हैं। तो ये कि अगर बलूचिस्तान के हवाले से हम बात करें तो बलूचिस्तान में जो एक कबायली मुआशरा है, तो वहां पर जो कदावर सियासतदान थे उन्हें हुकूमत से बाहर रखा गया, इक़्तिदार से बाहर रखा गया, और ये भी शिकायत है कि उनकी खिदमत भी नहीं हासिल की गई कि जो 62 लोग हैं बलूचिस्तान के उन्हें भी शामिल किया जाए, बलूचिस्तान के अवाम की जो खदशात है वो भी दूर किया जाए। इस तरह से जहाँ मुशावरती अमल होता है, मशवरा होता है, शिकायत दूर की जाती है, मिल बैठते हैं तो वहाँ मसाइल जो है हल होते हैं। तो
मुज़ाकरात जो है, चाहे पाकिस्तान बात करें मरकजी ताकत की, कि हुकूमत और अपोजिशन को इस बात का इदराक होना चाहिए कि जो इस वक्त संगीन तरीन मसाइल हैं, जहाँ पर दहशतगर्दी का सामना है, महंगाई है, बदअमनी है, मईशत के मसाइल हैं, तो मरकजी सतह पर भी हुकूमत और अपोजिशन को बैठना चाहिए, और जो सूबों की सतह पर भी जो क़यादत है, बलूचिस्तान हुकूमत का किरदार कोई मौसर नजर नहीं आता। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो वहाँ की मकामी क़यादत है और सूबाई क़यादत है, सूबाई रहनुमा है, उन्हें जो है वो बिठाया जाए। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि काबीना जो है वो तो बढ़ रही है, पार्लियामेंट में मौजूद है, लेकिन ये चीज पार्लियामेंट जो है इस हवाले से अपना मौसर किरदार जी, पार्लियामेंट को भी इस हवाले से अपना मौसर किरदार अदा करना चाहिए। आपका नुक्ता आ गया, पॉइंट आपका आ गया, लेकिन आपने यही तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मिल बैठने की बात की, जो वहां के मकामी अफराद हैं, खासकर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और उनके जो अहम शख्सियात हैं, उनको मिल बैठकर इस हवाले से कोई पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए। और मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से और जो अस्करी कुव्वतें हैं, जो अस्करी क़यादत है, उनकी तरफ से भी कोशिशें मेरे ख्याल में इस वक्त हो रही हैं, लेकिन ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे जो है वो अनासर जरूर शामिल हैं, उनका भी हमें जरूर देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान में अमन अमान देखता हुआ जो अमन अमान की सूरत हाल है वो बेहतर होती हुई दिखाई उनको नजर नहीं आ रही। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की सफर पर गामजन हो, जैसे कि इससे पहले रहील नवाज स्वाति साहब ने भी कहा कि बहुत से मसाइल जो हैं वो मौजूदा हुकूमत के दौर में हल हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आ रही है, तो कुछ बेहतरी के जो अंसर हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो जो मुल्क दुश्मन अनासर है वो भी मतहरक हैं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद नूर साहब, रहील साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।